हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि आपका जो कॉमर्स का एग्जाम होता है यूजीसी नेट में, उनमें जो दसों यूनिट दे रखे हैं उसमें कितने यूनिट का क्या क्या वेटेज रहता है, बेसिकली कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा कि हमारे दो पेपर होते हैं, क्लियर, पेपर वन और पेपर टू। जो पेपर वन होता है सबके लिए कॉमन होता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली चूंकि हम कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो कॉमर्स की बात करेंगे, क्लियर। कॉमर्स का जो कोड है वो कोड नंबर 8 है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 10 यूनिट टोटल हैं। पहला यूनिट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तीसरा है बिजनेस इकोनॉमिक, चौथा बिजनेस फाइनेंस, पांचवा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड, इसमें पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और यूनिट नंबर जो 10 है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये आपके 10 यूनिट है। अब हम इसकी बात करेंगे कि कौन से यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर, पूछा जाता है। वेटेज की भी हमें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्लियर है ना। तो अगर आप ध्यान से यूनिट नंबर 1 को देखो, जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे यूजीसी नेट का या जो पहले भी दे चुके हैं, तो उनके सबके लिए ये वीडियो बहुत तो हेल्पफुल होने वाला है, राइट। चलिए, तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में आप देख रहे हो तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे पहले हर बार एक आध सवाल पूछा जाता है आपके कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। आपके अलग अलग सोशियो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट से हर एक बार एक आध सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अलग अलग एक्ट हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया आपका, क्लियर, सीसीआई एक्ट हो गया है ना, फेरा फेमा वगैरह वगैरह। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, ध्यान रखिएगा। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस में इसके ट्रेड थ्योरीज पूछी जाती हैं बेसिकली, कि व्हाट आर द ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। तो उसके प्रोपाउंडर के नाम पूछ लिए जाते हैं, या उस ट्रेड थ्योरी में क्या क्या कंसेप्ट बताए गए हैं ये पूछ लिया जाता है, क्लियर है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एफडीआई और एफपीआई पे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली एफडीआई जो है ना ये रिसेंट टॉपिक है, तो एफडीआई में बहुत सारे रिसेंट चेंजेज होते रहते हैं। तो एफडीआई से आपको रिसेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे अभी अभी कुछ साल पहले आपके एफडीआई के रूट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लियर है ना। उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे एफटीए हो गया हमारा, कस्टम यूनियन हो गया, कॉमन मार्केट, पॉलिटिकल यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन। तो ये सारे लेवल होते हैं जिसको पढ़ना है हमें बेसिकली, क्लियर। उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से आपके पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, उनका रोल क्या है, उनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, उनका हेडक्वार्टर क्या है, वो जरूर से जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो पेपर वन में, पेपर टू में यूनिट नंबर 1 था ये, इसमें इतने सारे क्वेश्चन यहाँ यहाँ से बनते हैं। अगर हम यूनिट 2 की बात करें जिसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है, तो आपको कंसेप्ट एंड कन्वेंशन से तो क्वेश्चन एक आध पूछा ही जाएगा, ये 100% है। उसके बाद अगर हम पार्टनरशिप अकाउंट की बात करें तो पार्टनरशिप में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट पूछे जाते हैं। कंपनीज की बात करें तो ये रिसेंट टर्म्स, जो कंपनीज कौन सी कंपनी कहलाती हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम अगर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्ट मैनेजमेंट में बात करें, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ साल पहले अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको केस स्टडी दी जाती थी, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन 5 पूछा जाता था। लेकिन हालांकि इन दिनों ये पार्ट नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको एक आध न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। फिर से जितने भी अलग अलग कॉस्टिंग है, ठीक है, एबीसी कॉस्टिंग है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग के जो जो भी कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, तो उनके बारे में आपको थ्योरेटिकल करके जाना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग, कैश इन कॉस्टिंग, जेआईटी। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है रेशियो एनालिसिस, जिसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस से आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि इसका क्विक रेशियो क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो क्या है, सब कुछ पूछा जाता है।
ये बेसिकली रिसेंट टर्म्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया, तो ये एक आध जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ना है आपको, क्योंकि पूछ लिया जाता है रिसेंट टर्म्स इसके क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडिटिंग अगर बात करें तो ऑडिटिंग के ऊपर ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अलग अलग जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं ऑडिटिंग में, उनसे रिलेटेड आपको टर्म्स पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये आ रहा आपका यूनिट नंबर 2। अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ध्यान रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बात करते हैं हम डिमांड एनालिसिस की। आपका डिमांड एनालिसिस में डिमांड से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, क्लियर, इससे सवाल पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व से हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके प्रॉपर्टी से पूछ ली जाए, उसके डेफिनेशन से पूछ ली जाए, है ना। लॉ ऑफ रियल प्रोपोर्शन वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के जाना है आपको, क्लियर है ना। उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट की बात करें तो दोनों में आपको लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों में अलग अलग कॉस्ट की बिहेवियर क्या होती है आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो हर एक मार्केट में आपको कौन कौन सी एजम्पशन होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है परफेक्ट कंपटीशन में, ओलिगोपोली में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, ये सारी बातें आपको करके जानी है। उसके बाद ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो कि आपको मार्केटिंग में भी देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से भी अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक आध, क्लियर है ना। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें तो आता है आपका बिजनेस फाइनेंस। अब फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा कहाँ से आएगा कंपनी में, कहाँ लगेगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पूछ ली जाती है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसमें अलग अलग इवैल्यूएशन टेक्निक आता है, हमारा पेबैक पीरियड, एनपीवी आ जाता है, आईआरआर आ जाता है। तो अलग अलग इसके मेरिट डिमेरिट पूछ लिए जाते हैं। या अभी अभी कुछ ये जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था उसमें पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाता है, इससे बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अलग अलग अप्रोच पूछ लिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। रिस्क रिटर्न एनालिसिस पूछ लिया जाता है, रिस्क के क्या प्रोसेस होते हैं बेसिकली। एसेट सिक्योरिटाइजेशन जो कि मैंने कल ही पढ़ाया था, उसका डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये सारे प्रोसेस जरूर पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करें तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च में था, इन इसमें दोनों आपका पार्ट है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसके एजम्पशन क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। उसके बाद डिस्पर्सन, डाटा कितना बिखर रहा है, छितराव क्या है, डिस्पर्सन के अलग अलग एब्सोल्यूट मेथड, रिलेटिव मेथड के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। स्क्यूनेस हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करें तो टू वेरिएबल में इसकी क्वेश्चन पूछी जाती है। कोरिलेशन में अलग अलग जो मेथड होते हैं, है ना, कनकरेंट डेविएशन मेथड हो गया आपका, स्पीयरमैन या कार्ल पियर्सन, सबके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी से जरूर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपको डाइस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे आपको थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद इसके जो जो भी अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल पॉइजन, इसके प्रॉपर्टीज बेसिकली पूछ ली जाती है। उसके बाद ये तो रहा हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है। रिसर्च की बात करें तो डेटा कहाँ कहाँ से आप अरेंज करते हो, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैम्पलिंग, इसके मेथड अलग अलग सैम्पलिंग, ठीक है। फिर से हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है, जो कि वंस अगेन पेपर 1 में पढ़ा था आपने, लेकिन पेपर 1 में आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है। पेपर 2 में अगर इसकी बात करें तो हाइपोथेसिस में अलग अलग टेस्ट होते हैं, लाइक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, जैसे जेड टेस्ट कहाँ यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, अनुआ को कब यूज करेंगे, काई स्क्वायर को कब यूज करेंगे, कौन सा हमारा पैरामेट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है, सब कुछ पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें रिपोर्ट राइटिंग का प्रोसेस भी पूछा गया था, तो एक भी टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते हो, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, है ना। 14 प्रिंसिपल आपको फ्यूल्स के याद होने चाहिए, टेलर के याद होना चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, चाहे क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, इससे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरी से क्वेश्चन, अलग अलग थ्योरी है उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लियर है ना। कॉम्पनसेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉम्पनसेशन कैसे मैनेज किया जाता है, जॉब इवैल्यूएशन। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे आप प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हो, पूरी प्रोसेस पूछी जाती है इससे बेसिकली। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अलग अलग इसके पार्टीज कौन कौन से होते हैं जो इसके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी की अलग अलग थ्योरी हो गई, एटीट्यूड की अलग अलग थ्योरी हो गई, ये सारे पार्ट पूछे जाते हैं।
बेसिकली जो आपका यूनिट नंबर ये वाला 6 पार्ट था, 6 है ना, हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। क्लियर। उसके बाद देखो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो है ना आपका रिसेंट रिसेंट जो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी डायनेमिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि इसमें टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, इसके बारे में, बैंकिंग रिपोर्ट्स जैसे बेसल के नॉर्म्स में पूछ लिए जाते हैं, एनपीए मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है उसकी कैसे मैनेजमेंट की जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। क्लियर है ना। तो अलग अलग इससे ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, मतलब फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक बात और कि काफी डायनेमिक चैप्टर है ये, आपको रिसेंट क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं तो वो भी आपको इसमें पूछ लिया जाता है। बाकी अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस के ऊपर ऊपर से सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये वंस अगेन थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, है ना, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इसके अलग अलग एरा होते हैं, अलग अलग इसके एराज में प्रोडक्शन कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट जो होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सबको सारे कंसेप्ट को आपको जानने पड़ेंगे। फिर से एसटीपी के कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग। उसके बाद चारों जो पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनके कैसे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें क्या क्या, जैसे प्रोडक्ट डिसीजन की हम बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर से एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। प्राइसिंग डिसीजन कैसे ले रहे होते हो, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है, जो कि वंस अगेन हमने इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में बात की थी, ठीक है। प्रमोशन में आपका रोल ऑफ प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, क्या क्या अलग अलग टेक्निक होते हैं जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस डिसीजन की अगर बात करें तो चैनल मैनेजमेंट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है। ट्रेडिशनल चैनल क्या था, मॉडर्न चैनल क्या है, सबके बारे में पूछ लिया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर। इसमें अलग अलग बाइंग पैटर्न पूछा जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है, डिजोनेंस बाइंग बिहेवियर क्या है, तो अलग अलग कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर प्रोसेस के बारे में बात करी जाती है। उसके बाद अगर सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो रिसेंट टर्म्स के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है, चाहे सर्विस मार्केटिंग हो चाहे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो, राइट। चलिए उसके बाद यूनिट नंबर 9 आता है हमारे पास, तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। देखो ये जो यूनिट है ना बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें 1872, तो इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए, पांचों एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। क्लियर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी क्या क्या रेमेडी है ये पढ़ना होता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करी है, बेलमेंट की बात करी है, प्लेज की बात करी है, एजेंसी की बात करी, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। वंस अगेन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1930 में आया था। अलग अलग थ्योरी इससे भी पूछी जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेंथ एम्पटर क्या होता है, अनपेड सेलर की राइट क्या होती है। क्लियर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया आपके पास, कंपटीशन एक्ट, जो कि फिर से कंपटीशन एक्ट हम पढ़ रहे थे वहां पे यूनिट नंबर 1 में, है ना। कंपटीशन एक्ट, इसके अलग अलग प्रोविजन क्या होता है। कंपनीज एक्ट वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। इसके एनुअल जनरल मीटिंग की क्या क्या प्रोविजन होती है, कंपनी फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर। मीटिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वंस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ऊपर ऊपर से सवाल इसके पूछ लिए जाते हैं। आरटीआई एक्ट जो 2005 है पहले वाला, अब 2019 में आया। तो देखो जब भी एक्ट कोई भी आता है ना इसके कॉमर्स में, ठीक है, तो पहले वाला देख लेना कि पहले एक्ट और अभी वाले एक्ट जो आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उससे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, और जीएसटी जो रिसेंट आपके जीएसटी के अलग अलग कैसे काम करता है, बेनिफिट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जरूर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। क्लियर है ना। उसके बाद लास्ट में अगर बात करें लास्ट यूनिट की, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी बात करूंगा कि कितना वेटेज है। क्लियर है ना। तो इनकम टैक्स में आपको पांचों हेड तो पढ़ना ही पड़ेगा। सैलरी हो गया, पीजीबीपी हो गया आपका, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज हो गए, या हाउसिंग प्रॉपर्टी हो गई, तो अलग अलग आपको पांचों हेड पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, डिडक्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको, डिडक्शन से काफी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया आपका। फिर से इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन की बात करेंगे हम, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया आपकी, है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि टैक्स इवाजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। और डिडक्शन एंड टीडीएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि टीडीएस डिडक्शन क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं। तो ये सारी यूनिट हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको 10 यूनिट के बारे में हमने पूरा डिटेल में आपको टॉपिक समझा दिया। देखो अब हम बात करेंगे कि इसका वेटेज क्या है। बेसिकली वेटेज की अगर बात करें ना तो ध्यान रखिएगा
जब हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के पेपर ना, तो पहले देखो, पहले क्या होता था कि एनटीए ये क्लेम करता था ना, यूजीसी ये क्लेम करता था कि हर यूनिट से, चूंकि 10 यूनिट है, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन हर यूनिट से, 10-10 क्वेश्चन पहले एनटीए क्लेम करता था, ठीक है, कि 10 यूनिट है और हम हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन देंगे तो 10 इंटू 10 100 हो गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 नंबर का हो गया, तो टोटल ये 200 नंबर का होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिसेंट अगर पेपर उठा के देखोगे आप, तो कभी बिजनेस इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब है ना कि कभी क्वेश्चन जो है यूनिट वाइज ऊपर नीचे होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस इन्वायरमेंट से यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाए या हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ये याद रखिएगा। ऊपर नीचे मतलब प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चन तो मान के चलिए हर यूनिट से पूछा जाता है। लेकिन कोई यूनिट ऐसा भी है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे अभी रिसेंट आपका एग्जाम हुआ है तो उसमें बैंकिंग मैनेजमेंट से इन्होंने बैंकिंग से ही केस स्टडी भी दे दिया था, तो 5 क्वेश्चन तो केस स्टडी के हो गए। बाकी पर्टिकुलर जो बैंकिंग से क्वेश्चन, तो एक बार 19 क्वेश्चन पूछा जा चुका था बैंकिंग से। तो कहने का मतलब है ना कि आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई यूनिट हमने छोड़ दिया, सारे यूनिट को आपको इक्वल ध्यान देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सारे यूनिट को आपको पढ़ना पड़ेगा इक्वली, है ना, और भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम आपको फाउंडेशन, अगर हमारे फाउंडेशन कोर्स है 3.0 स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, इजिएस्ट पॉसिबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे भी कंटेंट में हमारा आप देखोगे टेक्स्ट बुक नंबर 1 है, कि आपको वहाँ पे पूरी सिस्टमेटिक तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लियर है ना। सिमिलरली ध्यान रखिएगा, मेरी जो यूट्यूब पे क्लास होती है वाईटी की, मैं बता देता हूँ कि वाईटी पे मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे रात में 9:30 बजे, ठीक है, रात में 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है मेरी, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई बिलीव आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और बाकी कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।